हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री सेलेक्शंस। और आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जो फॉर्म्स आए हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। उस फॉर्म को कैसे हमको सही तरीके से भरना है ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो, क्योंकि इसके पहले जितनी भी वैकेंसीज जो भी आई हैं मोस्टली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर संशोधन के कई बार मौके नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि हमको एक बार में सही फॉर्म कैसे भरना है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इस भर्ती से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। देखिए, जब फर्स्ट स्टेप है, आप डालेंगे UP SSC.gov.in, तो आपका ये जो एक फेज़ है ये आपका निकल के आएगा। और यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे एरो पे मैंने बता दिया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड फेज़ खुल के आ जाएगा। वो इस टाइप का फेज़ आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूज़र इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, और व्यू एडवर्टीज़मेंट आप देख सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट आपका हिंदी में है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको देख लेना है। देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 25 मई से स्टार्ट होके आपका रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। और जो आपकी फ़ी डिपॉजिट की लास्ट डेट है वो भी कितनी है, आपकी 21 जून है। और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट वो भी कितनी है, आपकी 21 जून है। ठीक है, आपने यहाँ पे अप्लाई किया। अगर आपको इंस्ट्रक्शन या एडवर्टीजमेंट देखना है तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और फिर आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। फिर क्या होगा, जैसे आपने यूज़र इंस्ट्रक्शन पे आप जाएंगे तो आपके पास हाई स्कूल मैंडेटरी होना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपके पास ये हाई स्कूल आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आपकी हाई स्कूल है। इंटरमीडिएट ऑप्शनल है, दैट मीन्स अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने आपके पास जो दो एडिशनल क्वालिफिकेशन दिया है वो दिया है बैचलर डिग्री अगर आप हैं, और अगर आप पीजी हैं। तो ये आपके तीन ऑप्शनल हैं, लेकिन जो मैंडेटरी है वो हाई स्कूल है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पे दिया होगा। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन पे और होनी चाहिए। इस साइट पे आपको जाना है, फिर क्लिक करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। और ये कितने स्टेप पे है, ये 5 स्टेप का फॉर्म है। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर जब आप जो बाकी की चीज़ें हैं उसको आप फिल कर देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। फीस आप सबमिट कर देंगे। फीस सबमिट के बाद आप अपना प्रिंट का एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन में दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे किया तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपके सामने वही मैंने आपको बताया, हाई स्कूल, इंटर, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट। तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन होगा, एक होगा यस और एक होगा नो। ठीक है, अगर यस आप करेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। यानी इसके पहले अगर आपने कभी भी UP SSC का फॉर्म भरा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे तो आपकी मोस्टली जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल वहाँ पे क्या होगी, आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप नो करते हैं तो नो करने के बाद फिर एक नई विंडो ओपन होगी, और ये आपका क्या है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और आई एक्सेप्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यानी क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड एक्सेप्ट पे आपको जाना है। ये मैं नए फॉर्म की बात बता रहा हूँ। अगर आपने यस कर दिया है तो सीधे आपका मोस्टली 90% जो फॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, फिल होके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है। जैसे ही आपने नया ओपन किया तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि यहाँ पर आपका क्या है, पीईटी 2021, और यहाँ पे डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज, कहाँ से एज कैलकुलेट की जाएगी, वो 1/7/2021 से। और इसकी जो एज है वो मैक्सिमम कितनी है, 40 ईयर्स तक है। अब नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट का नेम हो गया, फिर उनके फादर का नाम। यहाँ पर मैंने बस एक एग्जाम्पल के रूप में ये दिया हुआ है, मदर का नेम। और अगर आप डोमिसाइल आप यूपी के हैं तो यूपी पे आप यस कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो उसको यस कर दीजिए। एक्स आर्मी है, हैंडी कैम है, या फिर आप स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, यस या फिर नो, जो भी है वो आपको यहाँ भरना है। और इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने कुछ भी स्टेटमेंट अगर आपने भरे हैं
तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे और आपके सर्टिफिकेट आपके वेरीफाई होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो नो कर दीजिए, सेलेक्ट कैटेगरी कर दीजिए, मैरिड अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। होम स्टेट उत्तर प्रदेश, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हो सकता है, देखिए, ये भर्ती तुरंत ना हो सकता है इस भर्ती के पेपर के बाद या अगले साल या 1 डेढ़ साल के बाद ये भर्ती हो, तो आप यहाँ पर वही नंबर डालें जो आपका परमानेंट नंबर हो। ये नहीं कि आपने कोई नंबर डाल दिया और फिर बाद में दिक्कत हो, क्योंकि इसके बाद अगर मेंस एग्ज़ाम होगा तो जो मेरा सोचना है वो आपका जो फॉर्म होगा वो पूरा फिल होगा और इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो ये दोनों आपको बहुत ध्यान से भरने हैं, जो भी रखिएगा वो परमानेंट रखिएगा। यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट कर देना है और सेलेक्ट जेंडर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब ये भर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाई स्कूल होगा। हाई स्कूल में आपको ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, रोल नंबर बता देना है और ग्रेड सिस्टम अगर है तो यस कर दीजिएगा, उसकी मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ कैसे आएगी। और अगर नो है तो नो कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर इंटरमीडिएट हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा और आगे भी सेम डिटेल आपको भर देनी है। फिर नीचे जो आपको बताया कि ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री की और ये आपकी पीजी डिग्री की, यहाँ पर भी सेम है। अगर ग्रेड सिस्टम है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, तो टोटल नंबर और आपके ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। सेम यही आपका पीजी में भी आपको करना है, ठीक। लेकिन आपके पास जितनी हायर डिग्री है उतनी आप लोग लगाइएगा, क्योंकि ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। अभी उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्रुप सी की कितनी सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए, अगर ये आपके पास आ जाएगा, अगर आपने ग्रेडिंग सिस्टम यस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज। यहाँ पे आपको सीजीपीए का जो भी परसेंटेज होता है, टॉप 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने इंटर पे कर दिया टिक तो इंटर पे चीज़ आ जाएगी, और सेम आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री पे वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने यस कर दिया तो सेम ऐसे ही आपके पास सिनेरियो आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। फिर इसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा जो आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने से पहले आपको पूरी चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लिखी होंगी, और आपको यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं जो आपने फिल की हुई हैं उसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ है जो आपने पीछे भरी हुई है। इसका कहने का मतलब है कि एक बार आप फाइनल सबमिट करोगे तो फाइनल सबमिशन के पहले एक बार अपनी सारी चीज़ों को आप चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर वही चीज़ है, आपने हाई स्कूल में जो भरा, इंटर में जो भी भरा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डेमो के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डालना है, टोटल मार्क्स कीजिएगा टोटल मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स कीजिएगा ऑब्टेन मार्क्स। ये थोड़ा सा आपको दिमाग पे रखना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ें भरनी है, क्योंकि 69,000 वैकेंसी में यहीं पर बहुत सारे लोग हैं जिनके संशोधन नहीं हो पाए हैं और आई हुई जॉब चली गई है। तो ये आपको बहुत ध्यान से भरना है 2 से 3 बार, ठीक है। यहाँ पे बैचलर डिग्री की वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट और या रोल नंबर है, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि यहाँ पे आप लोग रोल नंबर भर दें, क्योंकि वो इजी वे पे आपको मिल जाता है। इसके बाद इशू डेट आपको मार्कशीट में आप देखेंगे कि बैक साइड में लिखा होता है, या फिर मार्कशीट के बाद जो सनद मिलती है आपको वहाँ पे नीचे साइड में फ्रंट पे लिखा होता है। अदरवाइज अगर आप मार्कशीट आपके पास है तो मार्कशीट में बैक साइड में ये डेट क्या होती है, मेंशन होती है, ठीक। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे कि ये इशू डेट आपको लिखनी है, और ये बहुत ध्यान से लिखना है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है, चाहे आप इस फॉर्म को अलग से पहले डाउनलोड कर ले, उसमें सारी डिटेल्स भर लें, उसके बाद फिर आप जो उस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। और अगर कहीं से आप फॉर्म फिल करवा भी रहे हैं तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म हम भरवा रहे हैं उसकी डिटेल्स को आपको बार बार चेक करना है। हालांकि इसमें इन्होंने संशोधन का मौका दिया है, लेकिन वो मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। और वो मौका आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप है हमारा। ये हो गया, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें कर ली इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लिक हियर टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, अपनी जो फोटो है और सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल लिया हुआ है कि भाई ये एक जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो का यहाँ पे उन्होंने साइज़ दिया हुआ है कि जो इमेज है वो 3.5 सेंटीमीटर और इंटू 6 सेंटीमीटर
जेपीजी या फिर जेपीईजी के फॉर्मेट पे होनी चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपकी फ़ोटो है, और जो साइन है वो 30 केबी से ज़्यादा आपका साइन नहीं होना चाहिए। साइन जो आप करते हैं हिंदी इंग्लिश में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसमें भी आप साइन करते हैं आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको तुरंत जो है दिखा देगा, आपका जो साइन होगा वो आपको तुरंत दिखा देगा, और यहाँ पे आपका फ़ोटो जो आपने अपलोड की है वो आपको दिखा देगा। ऊपर फिर अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और आपका डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करते हैं यानी आपकी फ़ोटो क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपका तुरंत ये नेक्स्ट आ जाएगा कि आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, और आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पर देगा कि आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई डिक्लेयर दैट, और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी और पुरानी जितनी भी आपने चीज़ें भरी हैं वो सारे के सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो और साइन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, फिर जैसे ही आपने भरा सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको एज प्रूफ देना है जो आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे आपने ऐसे आधार कार्ड दे दिया, या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डीएल हो सकता है या फिर पैन कार्ड हो सकता है, जो भी है यहाँ से आपको देख लेना है। और इसका भी इशू डेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका ये जो है आपकी इशूइंग डेट कौन सी है आपकी, या आधार कार्ड हो गया आपका, और उसका आधार कार्ड का जो नीचे नंबर डिजिट होता है वो यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अगर मान लीजिए आपसे हो सकती है गलती हो गई हो तो यहाँ पे आप क्या कर दें, डिलीट करते हैं। इसके बाद ये दोनों चीज़ें, रेसिडेंशियल प्रूफ और आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये तो जनरल के लिए है नहीं, लेकिन SC ST OBC के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो उनको क्या करना होगा, फिल करना होगा। क्लियर है। इसके बाद फिर यहाँ पे वापस से आपका बैचलर डिग्री वाला दिखा देगा, सारी चीज़ें हैं कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, नंबर सही नहीं है, और आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज बन रहा है, इशूइंग डेट, और ये आपको कम से कम 2 से 3 बार सारी चीज़ों की डिटेलिंग जो है आपको चेक कर लेनी है ताकि कहीं पे कुछ गलती ना हो। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस के लिए बात करेगा, तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस आप जहाँ पे रहते हैं वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका कहीं और है, आप कहीं और रहते हैं, तो वहाँ का आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भी देना चाहिए, सेम एड्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको यस कर देना है, और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक बार प्रीव्यू कर लेना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आपने अब तक जितनी भी चीज़ें भरी हुई हैं वो फाइनल सबमिट होने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके सामने वापस से ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको एक बार फिर से देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलती कर दी है। इसके बाद जैसे ही आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप डालेंगे और फिर सबमिट बटन पे आपको क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, और ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास 2 से 3 मौके होंगे कि आप उस फॉर्म को अच्छी तरीके से देख लें। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे ही आपने रिमेनिंग डिटेल्स कर दी इसका फी डिपॉजिट पे आ जाएंगे। सबकी फीस अलग अलग है। SC ST की फीस आपके टैक्स के साथ 95 रुपीज़ है, जनरल कैंडिडेट की 185 रुपीज़ है ना। तो आप फीस का स्ट्रक्चर अलग अलग है, जो भी आपकी फीस होगी आपको फीस डिपॉजिट पे करना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी कर लेना है। उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा कि आप भाई अटेंशन, आप फीस जमा करना चाहते हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको चेंज करना हो, यहाँ से फिर से पूछेगा आपसे। तो अगर आपने यस कर दिया तो ठीक है, नहीं नो किया तो फिर आप क्या कर जाएंगे, आगे की स्टेज पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका ये एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, आपकी जॉब के बारे में, आपकी कितनी फ़ीस है और सारी डिटेल यहाँ पे दी होगी आपकी। आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका एक ये पेज खुल के आ जाएगा। पेमेंट से पहले का जो आपका गेटवे है, आपका ये एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें भी आपकी डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्टेट बैंक का MOPS पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपका सर्किल होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद ये बहुत सारे गेटवे ऑप्शन दे देगा कि नेट बैंकिंग है, अदर बैंक है आपका तो 6 रुपये है, अदर डेबिट कार्ड है तो 0 रुपये है। जिससे भी आपको करना हो वो आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी कि आपका रेफरेंस नंबर है और आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और सारी चीज़ें डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेना है कि भैया ये डिटेल्स हो गई। आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है
और आगे बढ़ जाना है। ये आपका आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और आपका ये जो रेफरेंस नंबर है, एक बार आपको यहाँ पे फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है, या फ़ोटो ले लेनी है क्या, ये आपके पास सारी चीज़ें हैं। ये आपका है ब्रांच, जो आपका है बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है कि अगर आपने थोड़ी देर यहाँ पे अगर आप रुकेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रोसीड पे चला जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसकी फ़ोटो ले लें, या फिर वो डायरेक्ट आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे भेज देगा। कहने का मतलब है जैसे ही पेमेंट आपका होता है, जैसे मान लीजिए ये पेज आता है आपका, जैसे ही पेमेंट आता है तो आपका ये जो रेफरेंस नंबर एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी देता है, ठीक है। वो आगे वाले पेज में जैसे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी देता है, यानी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन आईडी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप फोटो ले लो, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी होता है क्या कि नेट चला गया, ये कुछ ऐसी चीज़ चली गई, तो फिर आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, तो ये आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन आईडी ज़रूर होना चाहिए। आप वहाँ से क्योंकि फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने श्योर शॉट के लिए आप लेके चलिए। उसके बाद फिर कंफर्मेशन पेज आ गया। देखिए जैसे पेमेंट कंफर्मेशन आ गया, पेमेंट कंफर्मेशन के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांजैक्शन आईडी और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू डाउनलोड एंड द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने आगे प्रोसीड कर दिया और ये आपका फाइनल फॉर्म आ गया। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक किया और सारी चीज़ें आपने देख ली कि आपका फाइनल फॉर्म क्या है, ये है फाइनल फॉर्म आपका। ये तीनों आपका आ गया जो आपने भरा था। एक बार फिर से यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि एक बार क्या होता है, आप बिल्कुल फाइनल पे आपने भर दिया, पेमेंट हो गई, फोटो अपलोड हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप लास्ट में फिर से जो आपका फाइनल फॉर्म आता है तो आपको फिर से एक बार इसको चेक कर लेना है, एक एक डिटेल को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको संशोधन का मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें आपसे निकल जाती हैं या कुछ गलत हो जाती हैं आपसे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक ही मौका मिलेगा। तो जैसे ही फाइनल फॉर्म आए आप एक बार फिर से चेक कर लो, एक एक सारी चीज़ें, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, मदर्स नेम, डोमिसाइल आप चेक कर लो, होम डिस्ट्रिक्ट चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद आप ये चेक कर लो फ्रीडम फाइटर वाला गलती से कहीं यस तो नहीं हो गया, एक्स आर्मी या फिर ईडब्ल्यूएस का आपसे यस तो नहीं हो गया क्योंकि उसका सर्टिफिकेट नहीं है। अब कई लोग क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म यहाँ पे यस कर देंगे, लेकिन एक बात समझिए कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आपको तभी भरना है जब वो सर्टिफिकेट आपके पास हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसी निकली है और उन्होंने बोल दिया कि ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका इस डेट के पहले का होना चाहिए, तो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले यानी फॉर्म का नोटिफिकेशन आने से पहले का है, तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को वहां पे फिल करिएगा। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस आप नो कर दीजिएगा, यस मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई सारी जॉब्स में इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपने फाइनल फॉर्म सारी चीज़ों को चेक कर लिया, नंबर्स चेक कर लिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक वो बना के दे देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स के बारे में, इसके बारे में आपको बार बार सोचना है। एज प्रूफ के लिए आपने क्या लगाया है ये आपको देख लेना है। और दूसरी बात, रेसिडेंशियल प्रूफ का जैसे मैंने बताया कि भाई राशन कार्ड हो सकता है या फिर बिजली का बिल हो सकता है, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगाना है तो आप लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। इसके बाद वहाँ पे आपने लास्ट में सारी चीज़ें आपने देख ली, क्या चीज़ है, करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। उन्होंने बताया कि करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग। वो हालांकि वो सबमिट हो जाएगा, लास्ट में सारी चीज़ चेक करेंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट। तो ये पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आपका जो नंबर आप रखेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उस पर क्या होगा, एक ओटीपी जो है आएगा और उससे जो फॉर्म होगा भरा हुआ वो जो है क्या होगा, खुलेगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि आप उस फॉर्म को सिर्फ एक ही बार, आप अब केवल एक बार ही अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके बाद आवेदन पत्र में जो संशोधन होगा वो लास्ट डेट अथवा उसके एक सप्ताह के अंदर यानी कि 28 तारीख तक ही आप उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। और सिर्फ एक ही बार आपको करना है, तो आपको जो नंबर रखना है आपको और जो ईमेल आईडी रखनी है वो बहुत रखनी है। दूसरी बात, कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि ये फॉर्म
ये जो स्कोर है, ये आपका जो कार्ड है कितने ईयर के लिए वैलिड है। तो देखिए पहले क्या था कि होगा कि 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले में। वो था कि उसमें सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट जो आएगा वो 1 साल के, यानी जिस दिन से स्कोर कार्ड आ जाएगा उस दिन से 1 साल के लिए इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो सिर्फ आपके लिए क्या होगा, वैलिड होगा। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर 1 साल के अंदर जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं, और ग्रुप बी की भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप सी की हो सकती हैं। देखिए पे ग्रेड चलता है, यानी कि आपकी जो भी वैकेंसीज 1900 पे ग्रेड से स्टार्ट होके 4600 से कम, लेकिन कंडीशन है 4600 टच नहीं करेगा, ठीक है, 4600 टच नहीं करेगा। यानी कि आप ये कह लो कि अगर जो पे ग्रेड आप 4200 तक ले लो, ठीक है, 4200 पे ग्रेड ले लो, यहाँ तक तो वो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, 4600 वाले में रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप स्कोर के बेसिस पे, अगर आपको याद होगा कि पहले IBPS RRB के एग्जाम्स कराता था, तो अगर आप सिर्फ उसको क्वालिफाई हैं तो आप ये मत समझिए कि आपकी जॉब लग जाएगी। आपने अब स्कोर के बेस पे आप इस चीज़ के बारे में क्लेम नहीं कर सकते, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर स्कोर करेंगे, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, सिलेक्शंस होगा, या जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आप क्या होंगे, बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, और उसका फॉर्म आप भरेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसका एक अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप रहा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और इसमें किस तरह की पोस्ट होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।